आप तीनों से जो स्टूडियो में मौजूद हैं, अब दबंग दिबांग भी आ गए हैं, आपका आकलन तो मैंने कल ले लिया था, पर उसी आकलन को अब आगे बढ़ाएं। उस आकलन के हिसाब से आप जो कह रहे थे अभय, तो कांग्रेस को क्लियर एज दिख रही है जी। ये 3-1 या 4-0 भी वाली नौबत भी आ सकती है जी। तो इसमें वो मुद्दे भी तय होने लगे हैं क्या? क्योंकि मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम 2024 की बात करेंगे। देखिए, जो चीज़ कांग्रेस के लिए लाजमी है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए उतनी लाजमी नहीं है। कांग्रेस को इन विधानसभा चुनावों में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करना है, असाधारण प्रदर्शन करना है, तभी उसका कुछ नैरेटिव बन पाएगा। थोड़ी बहुत कांग्रेस अगर अपनी कहानी देश की जनता को मोदी के मुकाबले सुनाना चाहती है, विपक्ष की तरफ से सुनाना चाहती है, तभी बन पाएगा जबकि कांग्रेस बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। अगर कांग्रेस का प्रदर्शन साधारण रहा, मान लीजिए वो एक राज्य में किसी तरह एक राज्य में जीत गई, दूसरे राज्य में फंसा गया चुनाव, थोड़ी आगे बढ़ गई, तो वो साधारण प्रदर्शन रहेगा, तो फिर कांग्रेस की बात में दम नहीं होगा। या प्रदीप जी जो कह रहे हैं 2-2 छत्तीसगढ़ और तेलंगाना कांग्रेस, मध्य प्रदेश और मैं राजस्थान, ये कहता हूं कि कांग्रेस चुनाव हार जाए, लेकिन वो इस तरह हारे लगे कि बहुत ही पराक्रम के साथ चुनाव लड़ी। इस तरह नहीं हारे ऐसे गुजरात में हारी थी, उस तरह से नहीं। तो इसमें अब मुद्दे भी अहम हो जाएंगे क्या भाई? जैसे उदाहरण के तौर पर राजस्थान की बात करते हैं, जब कांग्रेस हारती है तो बिल्कुल नैया डूब जाती है और छप्पर फाड़ जीत होती है बीजेपी की। आकलन यह है कि टू क्लोज टू कॉल दिख रहा है, तो अब इसमें पिछड़ी जाति की लामबंदी, या खास मैं राजस्थान की बात करूं और आपसे पहले बीच में विजय का इंटरप्शन चाहूंगा, दलित, आदिवासी, मुस्लिम एक जो खाका तैयार होता दिख रहा है, क्या वो कुछ ताकत देगा कांग्रेस को? या अभी पिछड़ा वोट बैंक, लाभार्थी जैसा प्रदीप कह रहे हैं, वो डटकर खड़े हैं अभी बीजेपी के साथ? विधानसभा चुनावों में खासतौर से राजस्थान को अगर देखें तो ये तीनों जो वोट बैंक जिसका आपने जिक्र किया वो कांग्रेस को ताकत दे रहे हैं। और जो कांग्रेस के लिए बार बार आप बात करते हैं कि कांग्रेस बहुत खराब हारती है, वो यदि हार भी रही हो राजस्थान में, अभी नहीं कह सकते, लेकिन वो उस तरह की हार उसकी नहीं होगी कि वो 21 सीटों पर पहुंच गई, वो सम्मानजनक रहेगी। और उसकी बड़ी वजह है कि ये जो सारा वोट बैंक है वो मोटे तौर पर कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ रहा है। लेकिन यदि हम तो इसको 2024 में एक्सट्रापोलेट करें तो मैं आ रहा हूं जी हाँ, 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। एक तो समझना चाहिए 2024 को 2018, 2019 और 2019-2024 में फर्क क्या है। एक फर्क तो यह है कि समझ लीजिए यदि रिकॉर्ड के हिसाब से देखें, फैक्ट्स में देखें, तो बीजेपी का क्या नुकसान हो रहा है। यदि ये चारों राज्यों के चुनाव देखें तो चारों राज्यों में 0 थी भारतीय जनता पार्टी 2018 में। तो 2023 में मान लो चारों अभी हार जाए तो कोई नुकसान नहीं हुआ। ये तो कागजी गणित हो गया। मतलब वही मैं कह रहा हूं कि कागजी गणित के हिसाब से कोई नुकसान उसको नहीं हुआ। यदि लेकिन अब जो है, मैं इस चुनाव को 2024 को कांग्रेस के मद्देनजर ज्यादा देखता हूं। कांग्रेस ने बेहतर काम किया है, मैं बार बार इसको कह रहा हूं कि कांग्रेस में ताकत बढ़ी है। और तेलंगाना में यदि वो बीआरएस को हरा रही है, जिसका प्रभु ने भी जिक्र किया, ये पहली बार होगा कि वो किसी रीजनल पार्टी, और रीजनल पार्टी को हराकर लड़ना बहुत मुश्किल काम है। भारतीय जनता पार्टी को 2002 से 2017 तक आना पड़ा उत्तर प्रदेश में रीजनल पार्टी को हराने के लिए। तो रीजनल पार्टी जब होती हैं तो उनको नेशनल पार्टी हराने में बड़ी ताकत लगती है। और तेलंगाना में केवल कांग्रेस की जीत, रेवंत रेड्डी की जीत नहीं है, वहां पर राहुल गांधी ने न केवल भारत जोड़ो यात्रा में 15 दिन बिताए, भारत जोड़ो यात्रा, जमीन वहीं तैयार होती थी वहां पर, अब कह सकते हैं हम, कह सकते हैं। दूसरा, वो उसको भारतीय जनता पार्टी को रोक रही है। क्या तेलंगाना में वो 4 सीटों पर जो भारतीय जनता पार्टी थी उसमें नुकसान कर पाएगी? क्या कर्नाटक में जो पूरा वोट लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी नए समीकरण बन रहे हैं। हालांकि तेलंगाना में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो नुकसान उठा रहे हैं वो लोकसभा चुनावों के लिए उठाया है कि वो बीआरएस के साथ जाकर लोकसभा का चुनाव लड़े और उसको कॉम्पनसेट कर कुछ नए समीकरण आपको बनते भी दिख रहे हैं इन चुनावों में। सी वोटर ने विभिन्न राज्यों के सामाजिक आंकड़े दिखाए थे कि कौन सी बिरादरी किसके साथ दिखाई पड़ती, अनुमानित दिखाई थी। उसमें साफ दिखता है कि दलित, आदिवासी और मुसलमान ये मजबूती के साथ हर राज्य में कांग्रेस के साथ हैं। छत्तीसगढ़ में जो पिछड़ा वोट है वो पूरी तरीके से आधा आधा विभाजित हो गया है, ये दिखाया था। ये बहुत एक सेकंड एक आंकड़ा फैक्ट चेक भी करा दें दर्शकों का। 1996 में जो पिछड़ी जाति थी 19% ने बीजेपी को वोट दिया था और 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 44% आ गया था। देखिए,
जो हिंदुत्व की राजनीति की पुरानी टेक है वो यही है, दीनदयाल उपाध्याय के ज़माने से चली आ रही है कि द्विज जातियों को, जो ट्वाइस बॉर्न कास्ट हैं, उनके साथ में शूद्र जातियों यानी ओबीसी को जोड़ना, इस तरह एक बड़ी हिंदू एकता बनाना, सोशल इंजीनियरिंग जो हाँ, थी, जो भी हो। ओबीसीआइजेशन अब- बीजेपी जी, जी। की। अच्छा, अब ये ओबीसीआइजेशन के बावजूद द्विज जातियों का न फिरंट होना, हाँ। मतलब ऐसा ओबीसीआइजेशन जो द्विज जातियों को जोड़े रखता है, फर्क है दोनों बातों में है। अच्छा, ये किया तो कांग्रेस शुरू से अब कोशिश कर रही है कि जो ओबीसी वोटर बीजेपी के साथ बड़े पैमाने पर गया है उसको किसी तरीके से वहां से निकाल के उसके एक हिस्से को अपनी ओर खींचा जाए। इसीलिए जातिगत जनगणना की बात हो रही है, ये सारी बातें जो हो रही है ना कि ये पिछला अब 500 ग्राउंड में पर 60 उतरती वगैरह- दिख रही हैं। नहीं नहीं, ये इनका तो असर अभी- दिख रहा ये है अभी इन शुरू चुनावों हुई है। इनका चुनावी नतीजा अभी तक सामने नहीं आया है। छत्तीसगढ़ में इसलिए दिखाई पड़ रहा है कि वहां कांग्रेस का नेता ही ओबीसी है, भाजपा के पास नेता ही नहीं है वहां पर, है, इसलिए वहां दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इसका नतीजा क्या, मेरा सवाल यह है, क्या नतीजा 2024 के मई तक कांग्रेस या गैर भाजपा विपक्ष के साथ होगा? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता होगा कि नहीं होगा, क्योंकि भाजपा का काम ओबीसी जातियों में बहुत ही जबरदस्त है। उत्तर प्रदेश इस बात का सबूत है और दूसरे कई राज्य सबूत हैं कि उन्होंने द्विज जातियों के साथ में ओबीसी जातियों को बड़े पैमाने पर पर वो जोड़ने खाका में सफलता प्राप्त की है। उसमें कुछ सेंधमारी हो रही है। उसी को तो उस ढांचे को ही कांग्रेस और विपक्ष तोड़ना चाहता है। जैसे ही वो ढांचा टूटेगा, क्योंकि देखिए भाजपा का खेल तभी गड़बड़ाता है, टूटता दिख रहा है जब इस उससे या जनादेश तो- में। भाई उत्तर प्रदेश का आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में भाजपा का प्रदर्शन तभी कमजोर होता है जब कोई द्विज वोट टूटता है या ओबीसी वोट टूटता है, तभी तो कमजोर होता है। जैसे ही वो वोट वापस आता है वैसे ही भाजपा दुर्जय हो जाती है वहां पर। ये वो लोग चाहते हैं कि किसी तरीके से ओबीसी वोट नहीं, ये वहां से जमीन फ्रंट हो। पर आप कैसे देख रहे हैं, इसे होता देख रहे हैं? नतीजे तो खैर कल देखिए, आएंगे। इसके- एग्जिट पोल के हिसाब से नहीं, आपको नहीं, लग रहा है इसका असर अब ऐसे कि बिहार है, बिहार में जो एनडीए के आंकड़े थे वैसे तो इस बार नहीं होने वाले, क्योंकि एनडीए ही बदल गया है बिहार में। अब एनडीए ही पिछला वाला नहीं रहा, तो बिहार में भाजपा को जो नुकसान होगा उसमें इस चीज की भूमिका होगी। दूसरे कई राज्यों में जो नुकसान होगा उसमें इस चीज की भूमिका होगी। 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने एक ओबीसी एकता का एक गुलदस्ता पेश किया जिसका फायदा उन्हें मिला। वो बाद में कायम नहीं रख पाए एकता, उसी एकता कारण तो उन्हें इतना जबरदस्त 100 सीटें मिली। 100 सीटें मिली। हाँ। तो ओबीसी एकता होने पर ओबीसी वोट बीजेपी से अगर खिसकता है तो उसको उसकी भरपाई करना भाजपा के लिए बहुत मुश्किल होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं खिसक जाएगा, मैं कह रहा हूं अगर खिसकता है तो बहुत मुश्किल होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।